गुड मॉर्निंग बच्चों। लोकतंत्र की विशेषताओं के अंतर्गत हमने यहाँ पर पाकिस्तान की चुनावी व्यवस्था को समझा था और उसके आधार पर हम यहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचे थे। आज हम लोकतंत्र की विशेषताओं में ही दूसरी विशेषता को समझेंगे, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। चीन की संसद को कवागुओ रेममिन दाइबियाओ हादुई यानी राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन के करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेना होती है। तो आप यहाँ देखिए कि जो ये चीन की संसद है जिसका नाम है राष्ट्रीय जन संसद है ना, इसमें प्रति 5 वर्ष के बाद नियमित चुनाव होते हैं और संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। मतलब जो संसद है वो देश का क्या कर सकती है, राष्ट्रपति नियुक्त कर सकती है, ऐसा उसको अधिकार मिला है। और इसमें पूरे चीन से यानी जो पूरा चीन देश है उसमें से करीब 3000 सदस्य होते हैं, 3000 मेंबर होते हैं। और कुछ सदस्यों को चुनाव सेना भी करती है, यानी कि कुछ जो मेंबर होते हैं उनका चुनाव जो है वो सेना में जो लोग होते हैं वो भी करते हैं। और चुनाव लड़ने के पहले यानी अगर आपको चुनाव में पार्टिसिपेट करना है तो चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट जो पार्टी है उससे परमिशन यानी कि मंजूरी लेना होती है। 2002 और 2003 यानी 2002 से 2003 में हुए चुनावों में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंधित कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। अभी हमने यहाँ पढ़ा था कि अगर कोई चुनाव लड़ता है तो चुनाव लड़ने से पहले यानी चुनाव में पार्टिसिपेट करने के पहले उन लोगों को जो उम्मीदवार हैं उनको चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेना होती थी। तो ये परमिशन जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी परमिशन देती थी तो उसमें देखिए क्या हुआ कि चुनावों में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंधित कुछ पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। तो सरकार सदा किसकी बनी, कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। तो इस पूरे पैराग्राफ के अंतर्गत हमने देखा कि चीन में किस प्रकार से संसद बनी है या संसद के द्वारा किस प्रकार से चुनाव होते हैं। अब यहाँ पर मेक्सिको की बात करते हैं कि सन 1930 में आजाद होने के बाद से मेक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। यानी कि 1930 के बाद 1930 में जब मेक्सिको आजाद हो गया तो मेक्सिको में हर 6 साल के बाद में राष्ट्रपति के लिए जो था वो चुनाव कराया जाने लगा। और देश में ना तो कभी फौजी शासन था यानी कि कोई सेना का शासन था और ना ही कोई तानाशाही आई। लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI यानी इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, इसका नाम है PRI का, तो इसी नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी। और यहाँ पर जो विपक्षी दल है यानी जो अपोजिट पार्टी है वो चुनाव में हिस्सा लेते थे पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से PRI के लिए वोट देने को कहते थे। मीडिया भी जब तब विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नजरअंदाज ही करती थी। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। PRI अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफी पैसे खर्च करती थी। क्या हम ऊपर वर्णित चुनावों को लोगों द्वारा अपना शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। काफी सारी समस्याएं हैं। अब यहाँ पर आपने इस पूरे पैराग्राफ में इसमें भी और इसमें भी है ना चीन और मेक्सिको के चुनाव के बारे में जाना। तो कैसा होता है मेक्सिको में
कि एक PRI नाम की जो पार्टी होती है हमेशा उसी को जीत मिलती है ना। और विपक्षी दल जो है वो चुनाव में हिस्सा तो लेता था मगर उसको कभी जीत ही नहीं मिली। क्यों? क्योंकि जो PRI नाम की जो ये पार्टी है वो जीतने के लिए हर तरह से साम दाम दंड भेद का उपयोग करती थी। यहाँ पर उन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह होते हैं वहाँ पे जो वर्कर लोग काम करते हैं उनके लिए कंपलसरी कर दिया, मतलब सरकारी ऑफिस में जितने भी लोग कर्मचारी लोग काम करते थे उनके लिए पार्टी की जो बैठक होती थी उसमें जाना अनिवार्य कर दिया। फिर जो सरकारी स्कूल के टीचर्स वगैरह थे उनसे कहा कि आपके यहाँ जो स्टूडेंट है, जो छात्र छात्राएं हैं, आप उन्हें कहें कि वे अपने माँ बाप से कहें कि जाकर PRI को ही वोट करना है। और कभी मीडिया भी उसके बारे में कोई आलोचना करती या कुछ बात करती तो उसको नज़रअंदाज करना पड़ता था, क्योंकि ऐसा प्रेशर भी रहता था। तो और कई बार ऐसा भी हुआ कि जब वोटिंग का समय आया तो लास्ट टाइमिंग में जो वोट का मतलब मतदान का जो केंद्र है उसको बदल दिया गया ताकि लोग वोट ही नहीं कर पाए। तो इस तरह की तो जो चुनाव हुए या इस तरह की जो सरकार बनी तो साठगांठ से बनी है, तो इसको फिर हम लोकतंत्र के अंतर्गत नहीं मान सकते। सीधे से नजर आ रहा है कि लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा तो प्रेशर है। और अब आप यहाँ पर सोच भी रहे होंगे कि जाने कहाँ की बातें हो रही है। क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ सरकारों और शासनों से ही है? क्या हम अपनी कक्षा में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर सकते हैं? क्या हम अपने परिवार में लोकतंत्र की बात कर सकते हैं? क्या हम एक लोकतांत्रिक परिवार की बात कर सकते हैं? तो ऐसे कई सारे सवाल जो है वो आपके मन में उठ रहे होंगे। तो आओ आगे बढ़ते हैं हम। चीन के चुनावों में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं होता। लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता था। आपने यहाँ देखा था ना कि चीन के सामने तो कोई ऑप्शन था ही नहीं कि वो और किसी को वोट दे सके। जो पार्टी ने जिन लोगों को सिलेक्ट किया है लोगों को उन्हीं को वोट देना पड़ता था। वो अपनी मर्जी से तो किसी को भी खड़ा नहीं कर सकते थे। अगर किसी को चुनाव लड़ना है चीन में तो उसको पहले चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेना थी। तो इस प्रकार से जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे वही ये तय करते थे कि किसको चुनाव लड़ने के लिए खड़ा किया जाए। क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? नहीं कह सकते। फिर इसके बाद मेक्सिको का मैटर जो आया, मेक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहां की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। किसी भी तरह वहां शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता था, लोगों के चाहने पर भी नहीं। वहां हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। तो यहाँ ऐसी ही बात हो गई कि रेस में एक ही घोड़ा दौड़ा और वही जीता। इस प्रकार हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुण को जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र में सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता। चुनाव में एक से ज्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होना चाहिए। लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार दें। इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। लोकतांत्रिक चुनाव कैसे होते हैं तो इसके बारे में हम अध्याय 3 में बात करेंगे और आगे जानेंगे। यहाँ चीन और मेक्सिको की जो चुनावी व्यवस्था को हमने समझा तो उसके आधार पर ये दूसरी जो विशेषता है वह यही कहती है कि लोकतंत्र निष्पक्ष होना चाहिए, यानी कि किसी भी तरह से पक्षपात नहीं होना चाहिए और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए, यानी कि जो चुनाव की व्यवस्था है वो भी स्वतंत्र होना चाहिए। लोग अपने आधार पर अपनी इच्छा से व्यक्ति को वोट दे सके, अपने द्वारा चुने हुए व्यक्ति को वोट दे सके और इसमें जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं उनकी जीत और हार का भी समान अवसर हो, यानी कि जो काम नहीं करेगा तो सीधी सी बात है भाई हारेगा। अब लोग जिसको पसंद करते होंगे, लोगों को जिस पर विश्वास होगा, लोग उसी को वोट देंगे।